केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पानीपत में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना का किया शुभारंभ। औद्योगिक विकास को पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ संतुलित करने की दिशा में बताया महत्वपूर्ण कदम। मुख्यमंत्री ने सोनीपत के गनौर में 2600 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रही भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी के कार्यों की समीक्षा की। कहा, प्रदेश सहित अन्य राज्यों को होगा लाभ। लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने चंडीगढ़ में की प्रेस वार्ता। कहा, प्रदेश में ओबीसी वर्ग को क्लास 1 और क्लास 2 में दिया जाएगा 27% आरक्षण। और भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सहित 4 अंतरिक्ष यात्री 18 दिन बाद अंतरिक्ष से सुरक्षित पृथ्वी पर लौटे। कैलिफोर्निया के समुद्र पर किया लैंड। नमस्कार, मैं गीतू गुलाटी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज पानीपत के आरएपीजी कॉलेज में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अटल वितरण प्रणाली योजना का पूरे देश के लिए शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित से हुई और इस अवसर पर मंत्री कृष्णलाल पंवार, अक्षय ऊर्जा विभाग की निदेशक डॉक्टर प्रियंका सोनी सहित अधिकारी व गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने में मदद करने के लिए योजना शुरू की जा रही है और इस योजना के तहत एमएसएमई को करोड़ों रुपए तक के ऋणों पर ब्याज अनुदान दिया जाता है। अदिति स्कीम योजना का मुख्य उद्देश्य उन औद्योगिक इकाइयों, विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्रों को लाभ पहुंचाना है जहां पुरानी मशीनरी के कारण बिजली की खपत अधिक हो रही है। अदिति स्कीम की शुरुआत होने से ऊर्जा कुशल तकनीकों को अपनाकर बिजली के दुरुपयोग को कम किया जाएगा व जिससे उद्योगों की लागत में कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प का जो आह्वान किया है, इसके बहुत से आयाम हैं। हमारी अर्थव्यवस्था किस प्रकार से आगे बढ़े आज ट्रिलियन डॉलर से नापी जाती है। देश अर्थव्यवस्था में 4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है और अगले 2 वर्षों में 5 ट्रिलियन डॉलर तक पूरा करना हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि ये योजना सरकार की सतत और ऊर्जा दक्ष तकनीकों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास को पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ संतुलित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री के संकल्प 2047 तक विकसित राष्ट्र के लिए जो सबसे अधिक योगदान होगा वो उद्योग का होगा, जिससे रोजगार बढ़ेंगे, क्योंकि उद्योग और रोजगार का कोई एक महत्वपूर्ण बिंदु है तो वो है ऊर्जा यानी पावर। उन्होंने कहा कि आज ऊर्जा के बिना आगे बढ़ना संभव नहीं है। इस योजना को सीधे तौर पर पर्यावरण संरक्षण से जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि योजना के शुरू होने से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सकता है। भारत बनना चाहिए, ये जो आह्वान किया है बहुत आयाम है उसके, लेकिन उसमें मुख्य रूप से देश की आर्थिकी, हमारी अर्थव्यवस्था कैसे राइज करे, कैसे बड़ी हो। आज ट्रिलियन डॉलर्स के नाते से नापी जाती है ये। अभी इस समय देश की जो अर्थव्यवस्था है वो 4 ट्रिलियन डॉलर तक हम पहुंच गए हैं। जस्ट आफ्टर 2 इयर्स हम 5 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी का हमारा टारगेट है उसको पूरा करेंगे। 2047 तक जब देश को आजाद हुए 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो ऐसा अनुमान है 17 ट्रिलियन डॉलर तक हम पहुंचेंगे। एक बहुत बड़ी छलांग हमको लगानी है और जब बहुत बड़ी छलांग लगानी है तो उसमें आकर बहुत सा जो यानी भागीदारी होगी, इसकी पार्टिसिपेशन होगी, जिसको योगदान जिसका होगा वो होगा इंडस्ट्री का। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोनीपत के गनौर क्षेत्र में 2600 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रही भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी के कार्यों की समीक्षा के लिए कल निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा भी मौजूद रहे। चंडीगढ़ दिल्ली NH 44 पर स्थित ये मंडी एशिया की सबसे बड़ी बागवानी मंडी बनने जा रही है।
मुख्यमंत्री ने मंडी में चल रहे कार्य का अवलोकन किया और अधिकारियों से बातचीत की व उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सोनीपत के गुनौर में 537 एकड़ क्षेत्र में ये मंडी विकसित की जा रही है। इस परियोजना का करीब आधा कार्य पूरा हो चुका है व फ्रांस की रुंगिस होलसेल मार्केट की तर्ज पर इसे बनाया जा रहा है। इस बागवानी मंडी में कई आधुनिक सुविधाएं होंगी, जिसमें सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट व वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शामिल है। साथ ही 17 विशेष शेड, वाहन पार्किंग, वर्कशॉप और 5 बिजली घर भी बनाए जाएंगे। हरियाणा इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस परियोजना का संचालन करेगा। यह मंडी अगले वर्ष तक पूरी तरह कार्यशील हो जाएगी व देश में 14 राज्यों से इस मंडी में उत्पाद आएंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी का कार्य अंतिम दौर में है व जिले के किसानों के साथ साथ कई राज्यों के किसानों को इससे लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मंडी का कार्य अंतिम चरण में है और इससे किसानों को लाभ होगा व रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसका लाभ पूरे दिल्ली को भी और इस एनसीआर एरिया के साथ साथ पूरा इंटरनेशनल ये मार्केट है और इंटरनेशनल मार्केट बाहर से भी लोग यहाँ पर आएंगे। अलग अलग किसानों को इसका लाभ मिलेगा और हर अलग प्रकार का किसान, चाहे वो एप्पल का किसान है, चाहे वो सब्जी का किसान है, चाहे वो फिशरीज का किसान है, सभी किसानों को इसका लाभ मिलने वाला है और उसकी गति तेज हो उसको लेकर के आज रिव्यू बैठक की है। कुछ इसके अंदर बीच में क्योंकि जब काम चलता है कुछ दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों को दूर किया है और अब ये और गति से काम, लगभग 220 करोड़ रुपया इसके ऊपर अब तक लागत आई है और ये 544 एकड़ के अंदर ये बन करके तैयार हुआ है और 900 करोड़ रुपए का इसके ऊपर सारा टोटल वो खर्च होना है। प्रदेश के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने आज चंडीगढ़ सचिवालय में प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में ओबीसी वर्ग को क्लास 1 और क्लास 2 में भी 27% आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसके बारे में अनुमति दे दी है व शीघ्र ही तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार कर 27% आरक्षण को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ओबीसी समाज के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। और उन्होंने एक ऐलान किया कि केंद्र की तर्ज के ऊपर जो है जो रिजर्वेशन की सुविधाएं जो है हरियाणा के अंदर भी मिलेगी और हमने डिमांड रखी है माननीय सीएम साहब से कि केंद्र के अंदर क्लास 4 से लेकर के क्लास 1 तक की नौकरियों के अंदर भी 27% आरक्षण दिया जा रहा है। हरियाणा के अंदर क्लास 4 से लेकर क्लास 4 और क्लास 3 के अंदर ये 11 और 16% यानी 27% ओबीसी को दिया जाता है, लेकिन क्लास 1 और क्लास 2 के अंदर ये आरक्षण जो है वो 10 और 5% दिया जाता है। वो भी केंद्र की तर्ज के ऊपर 27% ओबीसी को देने का काम करें। माननीय सीएम साहब ने इस बात की हामी भी भरी है। प्रेस वार्ता के दौरान अन्य मुद्दों के अलावा रोहतक में पीडब्ल्यू में हुए भ्रष्टाचार पर मंत्री ने कहा कि रोहतक में कई टेंडर ऑफलाइन अलॉट किए गए जबकि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये 1.5 साल पुराना मामला है व सरकार भ्रष्टाचार को किसी कीमत पर सहन नहीं करेगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सतलुज यमुना लिंक के मामले में उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने जो सिंधु जल समझौते को तोड़ने के बाद हरियाणा को पानी देने की बात कही, उस पर हरियाणा अपनी जरूरत के हिसाब से पानी लेगा। फिलहाल सतलुज यमुना लिंक नहर के पानी की मांग हरियाणा कर रहा है, परंतु पंजाब की ओर से इसमें दिक्कतें पैदा की जा रही हैं। पंजाब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी कर रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार है, गलत तरीके से पहले भी इन्होंने हरियाणा का पानी रोकने का काम किया था। जहां तक एसवाईएल का मामला है, सिंधु का आ जाएगा तो फिर और ले लेगा नाम, वो तो हमारा राइट बनेगा, हम लेंगे। लेकिन आज की बात है कि अब हमारा जो एसवाईएल का पानी जो बहुत लंबे समय से हमें पहले ही मिल जाना चाहिए था, हम अपने हक की बात कर रहे हैं, पंजाब के हक की बात नहीं कर रहे। जो पंजाब का और हरियाणा का बंटवारा हुआ, उस बंटवारे में जो पानी हमारे हिस्से आया, जो एसवाईएल का जो है अब तक हमें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, जिससे हमारा आज दक्षिण हरियाणा के अंदर पानी की किल्लत परेशानी है, सिंचाई की भी है, इवन पीने के पानी की भी दिक्कत कई बार हमारे आ जाती है, वो हमारा रोकने का काम किया। हम उसकी बात कर रहे हैं।
बातों को घुमाने की बजाय जब हमारा एक सिस्टम है, हमारे जो कायदे कानून है जिसके तहत, संविधान के तहत हमारा देश चल रहा है, हमारा संघीय ढांचा है, और उसको जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर कर दिए, उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ना मानना या उसके खिलाफ भी कोई विधानसभा के अंदर इस तरीके का प्रस्ताव लेकर के आना, संवैधानिक जगह पे असंवैधानिक बिल लेकर के आना या असंवैधानिक प्रस्ताव लाना, वो गलत है। हरियाणा प्रदेश में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली संयुक्त पात्रता परीक्षा 2025 सीईटी की तैयारियों को लेकर राज्य सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों को अपने जिले में प्रतिभागी परीक्षार्थियों के लिए उचित प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए हेल्प डेस्क स्थापित करने सहित परीक्षा केंद्र तक समय पर पहुंचने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसकी भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। जो परीक्षार्थी दूर दराज के क्षेत्रों से आकर परीक्षा देंगे, उनके रात्रि ठहराव की व्यवस्था को लेकर भी प्रशासनिक व सामाजिक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। भिवानी के उपायुक्त साहिल गुप्ता ने इससे संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की और सीईटी परीक्षा 2025 के लिए व्यापक प्रबंध करने के दिशा निर्देश दिए। सीईटी परीक्षा 2025 के लिए लगभग 13,47,000 के परीक्षार्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। ये परीक्षा 26 व 27 जुलाई को 4 पालियों में आयोजित करवाई जाएगी। राज्य सरकार द्वारा 8,000 के लगभग बसों का प्रबंध किया गया है। इन बसों में हरियाणा रोडवेज की बसों के अलावा स्कूल कॉलेजों की बसों को भी शामिल किया गया है। उपायुक्त ने बताया कि इसको लेकर भिवानी जिला में 36 स्थानों पर 50 सेंटर बनाए जा रहे हैं। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र तक आने जाने व रात्रि ठहराव के दौरान दिक्कत ना हो, इसको लेकर व्यवस्थाएं तैयार की जा रही हैं। धर्मशाला संचालकों व सामाजिक संगठनों का भी सहयोग लिया जा रहा है ताकि आगंतुक परीक्षार्थियों को ठहरने की कोई परेशानी ना हो। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्र पर दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए व्हील चेयर उपलब्ध करवाने के लिए रेड क्रॉस से मदद ली जा रही है। उसके लिए सभी बसेस का प्रबंध किया जा रहा है, साथ ही साथ रुकने की व्यवस्था भी की जा रही है कि जो भी बाहर से बच्चे आएंगे एग्जाम देने, उनके रुकने का प्रबंध हो और सभी समय पे एग्जाम दे पाए और तसल्ली से। उनसे हम प्लानिंग कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी का हम जायजा ले रहे हैं। एक बार कैपेसिटी आ जाएगी उसके बाद हम सबसे मीटिंग करके सबको पूरे शहर में MDPRO के माध्यम से ये बताया जाएगा कि जी कहाँ रुकने के। हमारे यहाँ अभी 36 लोकेशन है और उस पर 50 के लगभग सेंटर्स हैं, तो सभी के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं, सभी के लिए ट्रांसपोर्टेशन प्लान और रुकने का प्लान बना रहे हैं। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सहित 4 अंतरिक्ष यात्री आज 18 दिन बाद अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लौट आए हैं। 23 घंटे के सफर के बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ने कैलिफोर्निया के समुद्र पर लैंड किया। चारों एस्ट्रोनॉट एक दिन पहले ISS से पृथ्वी के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैप्टन शुभांशु शुक्ला की सकुशल वापसी पर खुशी जताई और उन्होंने अंतरिक्ष से धरती पर लौटने की इस यात्रा को मील का पत्थर करार दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर कहा है कि मैं पूरे देश के साथ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का स्वागत करता हूं, जो अपने ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन से पृथ्वी पर लौट आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री के रूप में उन्होंने अपने समर्पण, साहस और अग्रणी भावना से करोड़ों सपनों को प्रेरित किया है। ये हमारे अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की दिशा में एक और मील का पत्थर है। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पलवल जिला निर्वाचन विभाग की ओर से राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला के तीनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान केंद्रों पर नियुक्त बूथ लेवल ऑफिसर के लिए बैच अनुसार प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में आज SD कॉलेज में पलवल विधानसभा क्षेत्र के BLO के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शिविर में भारत निर्वाचन आयोग से प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर द्वारा BLO को चुनाव के नियमों व चुनाव प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। मास्टर ट्रेनर रविंदर दीक्षित ने बताया कि चुनावों में जहां मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए नए वोट बनाना जरूरी है, वहीं मतदाता सूची में शुद्धिकरण करना भी महत्वपूर्ण है। BLO हर बूथ पर जाकर डोर टू डोर मतदाता सूची का सत्यापन किया जाएगा ताकि मतदाता सूची अधिक से अधिक सटीक हो सके। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर वोट बनाने सहित मतदाता सूची में सुधार व संशोधन एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। होना उसको दोबारा से
शुद्ध किया जाना है। इलेक्शन कमीशन के तहत ये हिदायतें हैं कि भाई इस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाए कि किसी प्रकार की कोई त्रुटि पूरी वोटर लिस्ट में ना रहे। इसके लिए BLO हाउस टू हाउस जाकर सर्वे करेगा, सभी मतदाताओं से मिलेगा, उनकी जो फार्म नंबर 6, 7, 8 और 6A और B से संबंधित कोई भी क्वेरी है, कोई भी वो जानकारी लेना चाहते हैं वो देगा और उनकी त्रुटियों को दूर करके पूरी की पूरी मतदाता लिस्ट को शुद्ध कर देगा, जिससे कि किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे और आगे जो चुनाव हैं वो सुचारू रूप से चल सके। BLO को प्रशिक्षण देने के क्रम में मास्टर ट्रेनर द्वारा मोबाइल फोन पर संबंधित एप्लीकेशन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि किस तरह से घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया जाना है, कैसे मोबाइल ऐप का उपयोग कर जानकारी को सटीक और पारदर्शी तरीके से दर्ज किया जा सकता है। उन्होंने सभी BLO के क्षेत्र भ्रमण के दौरान प्रत्येक घर में जाकर मतदाता सूची में दर्ज नाम, पते, उम्र और अन्य विवरणों की सावधानी पूर्वक जांच करने के साथ साथ प्रक्रिया को निष्पक्ष व समयबद्ध तरीके से पूरा करने की भी अपील की है कि उसमें क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या उनकी ड्यूटीज़ होती हैं, क्या क्या BLOs को वर्क करने हैं, फील्ड में घर घर जाकर के वोट बनानी हैं, उनके बारे में जो भी जागरूकता है या जो भी उनकी कमियां रहती हैं वोट बनाने के बारे में, उन सब के बारे में उनको प्रॉपर जानकारी देने के लिए हमें दिल्ली से ट्रेंड करके यहाँ लगाया गया है। इस ड्यूटी के लिए आज हम GGDSD कॉलेज पलवल में आए हुए हैं। इससे हमारा जो इलेक्टोरल का कार्य है, जो वोटों में जो खामियां रहती हैं वो सारी खामियां दूर होंगी और हमारी चुनावी प्रक्रिया दुरुस्त होगी। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण करने के लिए मृतकों के नाम मतदाता सूची से हटाना, गांव व कस्बा छोड़ चुके लोगों की वोट अन्यत्र शिफ्ट करना और नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करना BLO की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि फर्जी वोटों को मतदाता सूची से हटाना जरूरी है। वोटर लिस्ट बटन पर एक बार क्लिक करने पर सही दिखाई दे और मतदाता सूची सही होने पर चुनाव के दौरान झगड़े नहीं होंगे। इसके अंदर कुछ जो है अपना यहाँ से स्थान छोड़कर दूसरी जगह पे चले गए हैं तो उनकी वोट भी रह जाती हैं, तो उसके ऊपर झगड़े की संभावना इलेक्शन के टाइम पे रहती है। तो इन सभी कमियों को दूर करने के लिए हम BLOs को ट्रेंड करेंगे, कैसे उनके नाम काटने हैं, जो नए वोटर्स हैं उनके नाम कैसे जोड़ने हैं, और सबसे बड़ी बात तो जो बाहर के देशों से आके हमारे यहाँ पे फर्जी वोट बनवाई जा रही हैं, उन वोटों को कम करने के लिए, उनको हटाने के लिए ये प्रक्रिया चलाई जा रही है। और हमें जब ये वोटर लिस्ट हमारी बिल्कुल सही होगी तो चुनाव के टाइम पे जो आपस में जो दलगत जो झगड़े होते हैं वो सारे बिल्कुल उसकी संभावना बिल्कुल जीरो हो जाएगी। हरियाणा के राज्य स्तरीय बैंकर समिति ने वित्तीय समावेशन योजनाओं के अंतर्गत संतृप्त के लिए 3 महीने के अभियान की शुरुआत की है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग की ओर से शुरू किए गए इस राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत हरियाणा राज्य स्तरीय बैंकर समिति के महाप्रबंधक ललित तनेजा के संयोजकत्व में प्रमुख वित्तीय समावेशन योजनाओं के अंतर्गत राज्य भर में 1 जुलाई से 30 सितंबर तक खास अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सभी पात्र व्यक्तियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना सहित प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत लाना है और साथ ही जो व्यक्ति बैंकिंग सेवाओं से वंचित है उनके प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते खोलने की सुविधा भी शिविरों के दौरान प्रदान की जाएगी। ललित तनेजा ने बताया कि हरियाणा की ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में 6000 से अधिक शिविर आयोजित करने की योजना बनाई गई है। उन्होंने इस अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की। Is basically conducted for including all the eligible individuals in the social security programs, that is PM Suraksha Bima Yojana, PM Jeevan Jyoti Bima Yojana and PM and Atal Pension Yojana. Besides this, we are also aiming to include all the unbanked citizens of India by opening PM JDBY account for all these persons. And during these campaigns, during these camps, we are also aiming at doing re-KYC of all inactive PM JDY accounts which we have already opened. आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने के संबंध में आज रोहतक के लघु सचिवालय के ई दिशा केंद्र में एक प्रदर्शनी लगाई गई।
प्रदेश के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस प्रदर्शनी का आयोजन सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग हरियाणा की ओर से किया गया। ये प्रदर्शनी 25 जुलाई तक चलेगी। इस प्रदर्शनी के माध्यम से आपातकाल के दौरान किए गए अत्याचारों को प्रदर्शित किया गया। साथ ही लोकतंत्र के बचाव के लिए लोकतंत्र प्रहरियों की भूमिका को भी प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी का आयोजन ई दिशा केंद्र में करने का उद्देश्य है कि यहां दिन भर लोगों का आवागमन रहता है। ई दिशा केंद्र हरियाणा में सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए केंद्र हैं। बाद में पत्रकारों से बातचीत में पूर्व मंत्री ने देश में आपातकाल लागू करने पर कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया और कहा कि आपातकाल के दौरान संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी संविधान की तो बात करती है, लेकिन संविधान पर विश्वास नहीं करती। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी को इस बात का पता होना चाहिए कि आपातकाल के जरिए किस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने संविधान की हत्या की। के 3 लोगों ने राज किया इस देश में, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। परिवार के तीनों लोगों ने देश का गला घोटा है। इसलिए इमरजेंसी के 1975 जो रात को 24 तारीख को 12 बजे बाद जो राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करवाकर पूरे भारत के अंदर लोकतंत्र का गला घोटा, आप लोगों का गला घोटा, आपकी बात ही बाहर नहीं आने देती थी। विपक्ष के लोगों अंदर अभी जो प्रदर्शनी दिखाई गई, उस प्रदर्शनी अगर वर्तमान में जो नई पीढ़ी है, ये उनको दिखाने की जरूरत है। तो हमारे कार्यकाल में तो हमने देखा है, जो नई पीढ़ी है उसको नहीं पता कि संविधान की किस तरह धज्जियां कांग्रेस से उड़ाई। भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना सावन शुरू हो गया है। सावन में कांवड़ यात्रा का अहम महत्व है और इस महीने में भक्त हरिद्वार से कांवड़ लेकर जाते हैं। हालांकि कांवड़ लेकर आने के भी अपने तरीके होते हैं। कांवड़ियों का आना जाना बढ़ जाता है और इस बीच कई बार हादसे भी हो जाते हैं, जिसके संबंध में आज अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। रेलवे स्टेशन से कांवड़ लेकर जा रहे लोगों और हरिद्वार से आने जाने वाली ट्रेनों में भी विशेष अभियान चलाया गया। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ द्वारा चेकिंग की गई और इस दौरान संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की गई। जानकारी देते हुए एसएचओ ने बताया कि कांवड़ को देखते हुए चेकिंग अभियान चलाया गया है। पूरे तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। वहीं ज्यादा भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में स्पेशल पुलिस फोर्स लगाई गई है और सीसीटीवी कैमरे के जरिए नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि जरूरत पड़ने पर और भी फोर्स लगाई जाएगी। स्टेशन पर हम पूरी सतर्कता बरत रहे हैं। स्टाफ को अलर्ट किया हुआ है। हम पीए सिस्टम से लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं। भीड़ जहां ज्यादा होती है वहां तैनाती बढ़ा दी जाती है। यूटीएस पे जैसे टिकटों की डिमांड ज्यादा हो रही है तो वहां भीड़ ज्यादा रहती है, वहां स्पेशल तैनाती की गई है स्टाफ की। उसके अलावा जितनी ट्रेनें हरिद्वार की तरफ जा रही हैं उन पे स्पेशल ध्यान दिया जा रहा है। यात्रियों को ब्रीफ किया जा रहा है कि सभी शांतिपूर्वक यात्रा करें, किसी प्रकार की कोई उदंडता ना करें। इस तरीके से हम जो है मैनेज कर रहे हैं चीजों को और स्टाफ अलर्ट है। सतर्कता हम लगातार फैला रहे हैं, समझा रहे हैं सबको कि सावन और हमारा जो ये महीना है ये पवित्र महीना है, इसमें किसी तरीके के गलत उसमें ना पड़े, शांति से यात्रा करें, अपनी कावड़ लेके आएं अच्छे से। सबसे अपील यही है कि शांतिपूर्वक यात्रा करें। रेल आपके लिए भी है, दूसरे पैसेंजरों के लिए भी है। अंबाला के शाहपुर की रहने वाली 9वीं कक्षा की छात्रा हरनूर ने रोहतक एनबीए में हुई 6ठी नेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता में 66 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर अंबाला का नाम रोशन किया। हरनूर की इस जीत पर खेल प्रेमियों में खुशी की लहर है। हरनूर ने बताया कि वे जितना समय बॉक्सिंग के लिए देती है उतना ही समय अपनी पढ़ाई के लिए भी देती है। हरनूर ने कहा कि उसका सपना ओलंपिक में गोल्ड जीतने का है। हरनूर ने कहा कि वे ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने के अपने सपने को पूरा करने के लिए चाइना जाकर ट्रेनिंग करेगी। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय अपने कोच संजय व अपने माता पिता को दिया। हरनूर में सरकार का भी धन्यवाद किया और प्रदेश सरकार द्वारा खिलाड़ियों को दी जा रही सुविधा के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार की सुविधाओं के परिणाम स्वरूप हरियाणा के खिलाड़ी मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं।
अभी हाल ही में हुई 6 जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में मैंने गोल्ड मेडल जीता 66 केजी में। मेरी फाइनल बाउट हरियाणा की प्रिया के साथ थी, जिसका डिसीजन मैंने RSC से जीता। मेरे कोच सर का फैमिली का पूरा सपोर्ट है। सरकार की तरफ से फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी है और मैं पढ़ाई के साथ साथ कर रही हूँ। अपने यूट्यूब से स्टडी करती हूँ और सुबह शाम ट्रेनिंग पे मेहनत भी करती हूँ। और बाकी युवाओं से कहूँगी कि आप मेहनत करते रहो और अम्बाला का और देश का नाम रोशन करो। हरनूर के कोच संजय कुमार ने बताया कि हरनूर की कड़ी मेहनत के दम पर ही उसने ये मेडल हासिल करने में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि अन्य युवाओं को भी चाहिए कि वे खेलों में बढ़ चढ़कर भाग लें और अम्बाला व प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। खुशी की बात है कि अम्बाला के जो बॉक्सर्स हैं दिन प्रतिदिन अच्छी परफॉर्मेंस आती जा रही है। इससे और इस लड़की ने जो है आर्मी की तरफ से खेलते हुए जो है अच्छा प्रदर्शन किया और 6 जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल प्राप्त किया और ये वासियों के लिए बड़ी ही खुशी की बात की माता जैस्मिन बहगल ने बताया कि वे किसान परिवार से संबंधित है, लेकिन बेटी में खेल की लगन को देखते हुए परिवार उसे पूरा सहयोग दे रहा है। वे चाहते हैं कि उनकी बेटी देश का नाम रोशन करे। जैसा भी बताया मैंने कि अभी इसका सिलेक्शन हुआ है एशियन के लिए भी, मैं आशा करती हूँ आप लोग भी इसी तरह से मेहनत करते रहिए ताकि आगे आपके बच्चे जरूर रिजल्ट लेके आए। सर का पूरा सपोर्ट है जी। संजय सर हमें बहुत अच्छे से सजेस्ट करते हैं और जैसे बेटी का ASI में पुणे में सिलेक्शन हुआ है, इसी तरह से सब बहुत अच्छे से सजेस्ट करते हैं और आगे भी आशा करती हूँ कि वो आगे भी साथ में इन टच रहेंगे और आगे भी हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। जहाँ तक हो सके मैं अपने बच्चे के साथ हर जगह जाती हूँ और उसकी हेल्प करती हूँ। एशियन खेल ले जाएगी, अपने देश का नाम रोशन करेगी जी, अम्बाला का नाम रोशन करेगी। ये 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को प्रैक्टिस करती है, बीच में स्टडी का भी, इसका रेस्ट का भी सारा। फतेहाबाद जिले के छोटे से कस्बे से निकल युवा प्रिंस कुमार ने कराटे की दुनिया में अपना नाम रोशन किया। हाल ही में आयोजित पहली हरियाणा स्टेट कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर प्रिंस ने जिले को गर्व करने का अवसर दिया। 18 वर्ष युवा प्रिंस ने 55 किलोग्राम की श्रेणी में स्वर्ण जीता। गुना में आयोजित इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से आए प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। उनकी ये उपलब्धि सिर्फ एक मेडल की कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे है वर्षों की मेहनत, संघर्ष और अटूट हौसला। वैसे अब तक कई जिला, राज्य और राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं अपने कौशल का लोहा मनवा चुका है। इस मौके पर खुशी जताते हुए उन्होंने कहा कि अब भारत के लिए खेलना उनका सपना है। उन्होंने बताया कि वे इंटरनेशनल लेवल पर खेलकर तिरंगे को विश्व मंच पर लहराना चाहते हैं। ये कराटे का मैच था जिसमें मेरा गोल्ड मेडल आया है। ये स्टेट लेवल का टूर्नामेंट था और मैं आगे ओलंपिक में खेलना चाहता हूँ। मेरे पास बस एक एकेडमी की किट है जिससे मैं खेलता हूँ, वो भी अब मेरी पड़ चुकी है और अब मैं मेरे जो उनसे यार दोस्त हैं उनसे किट लेके खेलता हूँ। ये मेरा बचपन से ही था कि मैं बचपन से ये सोचता था कि मैं भी एक फाइटर बनूँ, इंडिया के लिए लड़ूँ। प्रिंस के पिता रामवीर ने बताया कि आज बहुत गर्व हो रहा है। उनका कहना है कि हम एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखते हैं। हमारी कोशिश है कि अपने बेटे को हर वो मदद दें जिससे वो आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करे। वह लगातार मेहनत कर रहा है और इसका फल मिला है। गरीब परिवार से हूँ मैं और मेरा बेटा प्रिंस जो कराटे चैंपियन में खेल रहा है, तो मैं मजदूर बंदा हूँ, लेकिन इनको मतलब मैं करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। जो भी फीस कर रहे हैं जी, देखना इसको जो इसकी जो किट वगैरह है भी इतना मेरे पे गुंजाइश नहीं है, तो इसको मैं किट दिलवा दूँ अपने पैसे से। मेडल लेके आता है, मेरे को बहुत खुशी होती है। मेडल ये देखो जी, सब मेडल देखो, बहुत मेरे को खुशी होती है कि मैं प्रिंस की मम्मी हूँ। मेरा बेटा कराटे चैंपियन खेल रहा है, क्योंकि अभी भी ये गुन्ना कराटे खेल के आया है, इसे गोल्ड मेडल मिला है जी। मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरा बच्चा इस लेवल तक खेला। मेरा बच्चा इंटरनेशनल तक भी खेल के आया है। बचपन से ही इसे खेल कूद का शौक था। बचपन से जब ये पढ़ाई करता था, जब ये बोलता था कि मैंने कोई गेम खेलनी है, कोई गेम खेलनी है, लेकिन हमें इतनी आगे कोई वो नहीं थी कि सर भी हम इसे कोई गेम में डाल सके। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।
है।